ऐसा क्या हुआ कि फिर दोबारा से हमको आतंकवादी का बॉम्ब बनाते ना, इसलिए हमको पकड़ के लेके गए। जहाँ भी लेकर के जाए काले पानी की सजा देंगे, हम वो भी सहेंगे। सुबह मर भी गया अगर मरने का हम नहीं। एग्जाम्पल क्या करे बाबूजी, मैं जब पेपर देने जाता था 3 साल सीजीएल भी निकाला मैंने, तो मैं स्लीपर भी नहीं मिलती थी, धक्के खा के जाता था। तो उनका ये है कि बच्चे भी धक्के खा के जाए, फिर काय का डिजिटल इंडिया, फिर तुम देश को आगे ले गए हो, तुम मास्टर भी वही हो रहा है। और जो AI वाले इन लोगों ने AI से हाँ, उसमें उन्होंने बड़ा चलो कह रहे आपको पता है वर्जन पेपर दे रहे हैं हम, वर्जन पेपर है ये सब जो एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूँ, ऐसे बोले वो अनटच है, उसको किसी ने टच नहीं किया है क्वेश्चन को, बिना टच किए बन गया। मैंने कहा एक पेपर में 5 सवाल गलत हो जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक पेपर में 10 सवाल गलत हो जाते हैं। बोले पेपर अनटच है, किसी और को टच कराएंगे कि चेक कर लो एक बार तो गलत हो जाएगा, पेपर आउट होने के चांस है। आज आप देख लो जो लोग हमारे पेपर बना रहे हैं वो अपने मौसी के लड़के को भी बता दें, उनको भी नहीं पता ये पेपर किस एग्जाम में आएगा। मैंने कहा भाई आप सिलेबस में तो आपने दिया नहीं था, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आप सिलेबस तो दे रहे हो। बोले उससे क्या मतलब है, बच्चे को नहीं पता कि 12th बेस्ड है और 12th में सब आता है। तो मैंने कहा आप ये भी लिख दो कि भाई 12th बेस्ड है, एनसीईआरटी पूछेंगे तो बोले लिख देंगे, ये इनडायरेक्टली तो लिखा हुआ ही है। कुल मिला के उनको किसी बात के लिए इतना सा रिग्रेट नहीं है कि बच्चे परेशान है या एग्जाम सिस्टम खराब है। उनको लग रहा है हम भी धक्के खाते थे, तुम लोग भी धक्के खाओ, धक्के खा के कोई नौकरी तुम्हारे हिस्से में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। किसी भी बात के लिए उनको कोई रिग्रेट या परेशानी इस वास्ते नहीं है, वो मजे में है पूरे। कि उठो जागो आवाज दो, और अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का प्रमाण दो। 31 जुलाई 2025 यानी कि कल दिल्ली की सड़कों पे जो हो रहा था दोस्तों, वो नहीं होना चाहिए था। लाखों करोड़ों बच्चों को शिक्षा देने वाले हमारे शिक्षक, भगवान समान गुरु, जो काम छात्रों को करना चाहिए उनके हित में खड़े हुए और उनके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली की सड़कों पे उतरे। आप सोचिए अगर यही प्रोटेस्ट छात्र अगर कर रहे होते तो जो पुलिस वाले शायद शिक्षकों को जिस तरह से पकड़ करके और कई घंटों तक दिल्ली की सड़कों पे बस में घुमाते रहे, वो शायद नहीं होता। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, यहाँ पे तो हम सभी के सभी डीओपीटी आए थे और सारे शिक्षक यहाँ पर आकर के हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे डीओपीटी में, लेकिन वहाँ पर हमें हमारी बात नहीं रखने दी गई। और जैसे हम सारे के सारे लोग यहाँ पहुँचे, ठीक है, तो हम सारे के सारे लोग जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं तो उसके बाद में बहुत बुरी तरीके से, मतलब शुरू में तो हम बहुत प्यार से बात रख रहे थे अपनी, लेकिन बहुत बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर दिया, धक्के मारे। हमारे प्रशांत सर जो है एक बहुत जोर का उनको थप्पड़ मारा गाल पे, जिसके चलते उनका गाल जो है वो लाल हो गया। और शायद एक टीचर है जिनका हाथ भी टूटा है यहाँ पे, संजीव सर हैं यहाँ पे, और बाकी सभी शिक्षक हैं, सबको अलग अलग बसों में भरा गया है, ठीक है। कुछ टीचर्स एक बस में हैं जिसमें विक्रमजीत सर भी हैं, बाकी लोग हैं, मैं एक बस में हूँ यहाँ पे, हमारे साथ भी और भी टीचर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, साहिल सर भी यहाँ पे, और यहाँ पे एसके सर भी हैं, और ये सारे हमारे साथ में स्टूडेंट भी हैं। देखो मेरा सवाल है ना सरकार से सिर्फ इतना सा है कि यार आप इस बात को समझो, आप या तो ये कह दो कि हम भर्ती नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो एक बच्चा होप छोड़ देगा, नहीं करेगा तैयारी हो। लेकिन आप जब ये आश्वासन उसको देते हैं कि देखो हम तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे वहाँ पे, तभी तो वो तैयारी करता है, तभी तो हम तैयारी कराते हैं। हमें क्या जरूरत है अपनी कमर तोड़ने की, हमें क्या जरूरत है बच्चे को अपनी कमर तोड़ने की। यार वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको वो एक अधिकार मिला है और जिसके तहत वो तैयारी कर रहा है। आज इतना बुरा हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है बच्चों के साथ में, मतलब पहली बात तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है बच्चा सेंटर पे पेपर देने जा रहा है तो पेपर रद्द हो जा रहा है, नकलें हो रही हैं, कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई बात नहीं, कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब ऐसे कैसे रहेगा आदमी, आप ये बताइए। हमारे ऊपर तुम 100 केस कर लो, फर्क नहीं पड़ता, हम उतना लड़ लेंगे, वकील रख लेंगे, हम परेशान हो जाएंगे, लेकिन बच्चों के साथ तो अन्याय ना हो ना, कम से कम आप उससे तो आश्वासन दो। एडिक्विटी जैसा घटिया एक वेंडर है उसको सरकार सपोर्ट कर रही है, किस भी आप पे सपोर्ट कर रही है। रेलवे में आप कैलेंडर दे देते हैं और उसके बाद में आप पेपर तक नहीं कंडक्ट कराते, वहाँ पता तक नहीं चलता क्या है, महीनों तक, सालों तक जो है कोर्ट में केस लड़ा होता है। इस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा। शिक्षक है ये सारे के सारे, इनके ऊपर में हाथ उठाया जा रहा है, तो बच्चों के साथ में क्या होता होगा।
मैं तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके से हम कभी भी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ने वाली, इस तरीके से कभी विकसित नहीं होने वाले। 1.5 घंटे से इस बस में घुमाया जा रहा है, 1.5 घंटे से इस बस में घुमाया जा रहा है और ये तक नहीं बताया जा रहा कि कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ पर छोड़ेंगे, क्या होगा। सारे शिक्षक परीक्षा के साथ में बच्चे रो रहे हैं वहाँ पे बैठ कर, आप देख सकते हैं सारे टीचर्स हैं यहाँ पे। नहीं करा सकते, दम नहीं है तुम्हारे अंदर में तो बंद कर दो, बंद कर दो, बात खत्म यहाँ पे कि हाँ भाई हम सरकारी भर्ती निकालेंगे नहीं। ये तानाशाह सरकार ऐसे काम कर रही है ना, इसका खत्म होना बहुत जरूरी है। एक तानाशाही कर रहे हैं टीचर्स पर, ये पूरा तानाशाही है। अरे सर, चाइना की तरह तानाशाही करके देश को विकसित भी कर दे तो दुख नहीं होगा। क्योंकि शिक्षकों ने सभ्यता दिखाई और वहीं पुलिस प्रशासन ने असभ्यता। सभ्य तरीके से ये लोग अपनी मांग रखने गए थे, बात करने गए थे। मांग क्या रखेंगे, बात करने गए थे कि भाई इस तरह से गलतियां हो रही हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में क्या गलतियां हो रही हैं अभी तक सबको पता चल गया होगा। गलतियां किस तरह की, एक तो आपने जिस एजेंसी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दिया हुआ है वो पहले से विवादित है। 3 बार क्वेश्चन पेपर लीक करने के उसके ऊपर आरोप लगे हैं, 2020 में, 22 में, 23 में। फिर भी आपने ऐसी एजेंसी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दिया। अभी मैं थोड़ी देर पहले एसएससी चेयरमैन का जवाब सुन रहा था, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें वो अपने ऊपर जो सवाल पूछे गए उसका जवाब दे रहे थे। मतलब बेशर्मी की भी एक हद होती है दोस्तों। चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि ये नई एजेंसी है, इसको समय लगेगा समझने में, जो भी गलतियां हो रही हैं उसके लिए पेनाल्टी करेंगे। कौन सी पेनाल्टी करेंगे भाई, क्या पेनाल्टी करेंगे आप उसके ऊपर? मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने सिस्टम। मतलब जो एजेंसी पहले से बदनाम है, 3 बार एग्जाम कंडक्ट करा चुकी है, 3 बार क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है उसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के दौरान, उस एजेंसी को बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है, अभी नई एजेंसी है, इसको समय दिया जाना चाहिए। क्या आप बेफजूल की बात करते हो भाई? मतलब इतना बेवकूफ़ है आज का युवा पब्लिक। हाँ, और मैं बात कर रहा था कि दिल्ली की सड़कों पे शिक्षक उतरे। अगर छात्र उतरे होते तो भाई इतने पुलिस वालों से नहीं संभलती वो भीड़। शायद इसी चीज़ को रोकने के लिए जो शिक्षक थे वो मैदान में उतरे, वो सड़कों पे उतरे और सभ्य तरीके से, एकदम सहज तरीके से, आराम से बात करने के लिए गए थे, अपनी बात रखने के लिए गए थे। लेकिन जिस तरह से उनके साथ बर्बरता की गई, व्यवहार किया गया, उनको मारा पीटा गया, ये अशोभनीय है, अक्षम्य है। बहुत बड़ी गलती करी है यहाँ पे सरकार ने, और अभी तक सरकार की तरफ से एक सिंगल बयान नहीं आया दोस्तों। विश्वास करेंगे आप, एसएससी चेयरमैन का सिर्फ इंटरव्यू आया है और उनका इंटरव्यू भी देख करके आपके मुंह से सिर्फ गालियां निकलेंगी, एकदम स्पष्ट रूप से गालियां निकलेंगी। मैं बोल रहा हूँ ना कि बेशर्मी की भी एक हद होती है, सीमा होती है। सरकार चाहती क्या है मुझे समझ में आता है। स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने में ही इतनी होड़ होती है बच्चों की। सोचिए कितनी मुश्किल से लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, इतनी मुश्किलात से उसकी तैयारी करते हैं, और उस तैयारी के बाद कितनी सारी मुसीबतें झेल करके दूर दूर सेंटर जब आप देते हैं बच्चों को, वो कैसे कैसे टिकट करा करके ट्रेन से, बस से, ऑटो से, बाइक से धक्के खाते हुए, ज़मीन पे, सड़कों पे सोते हुए और एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और फिर एग्ज़ाम में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। कितनी मुश्किल से बच्चे सेंटर पे पहुंचते हैं और सेंटर पे पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि आज का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया आपका। क्या मजाक है यार। मतलब चल क्या रहा है भाई? क्या पहले वाली एजेंसी ठीक नहीं लगी? जहां तक मैंने सुना है कि टीसीएस 450 करोड़ रुपए मांग रही थी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, और इसने 250 करोड़ रुपए में किया है एडीक्यूटी ने। सोचिए कि वो 200 करोड़ रुपए का जो लॉस आज के इस महंगाई के ज़माने में वो एजेंसी झेल रही है, कहाँ से मेकअप करेगी?
ऐसा लगता है जो क्वेश्चन मैं देख रहा था इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सारी जगह पे आ रही है कि जो क्वेश्चन एसएससी दे रही है, छाप रही है, वो मतलब लग रहा है जैसे पी करके बैठे हुए यार एजेंसी के लोग छापने के लिए क्वेश्चन। मतलब गाने पूछे जा रहे हैं कि ये गाना किसने गाया, वो गाना किसने गाया। बादशाह को लेकर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाई बादशाह भी खुश हो गए, मैं तो भाई जीके जीएस एसएससी के एग्जाम में आ गया, वाह क्या किस्मत है मेरी। बदतमीज, तुम ये सब सवाल पूछोगे और कोर्ट इंटरव्यू भी ना करे। ये कह रहे हैं 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था? कुमार सानू का। चलो मैं इस सवाल को फिर भी थोड़ा जेन्युइन मान लेता हूँ, एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल है। ये कह रहे हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है? तुम्हारे हफ्ते पढ़ने चाहिए गाल पे, ये सब सवाल पूछते हो तुम। ये तुम्हारी औकात रहेगी और तुम कह रहे हो कि कोर्ट इसमें इंटरव्यू ना करे। ये दो बॉडी के सवाल पूछ के तुम पूछते हो कि इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायिका का नाम था? नीति मोहन, जो मैंने आज तक नहीं सुना। लड़का गाना सुने, जीएस में ये सब पढ़ाई टीचर। कल को तुम कजरारे पूछोगे, कल को तुम पूछोगे नूरा फतेही कैसा नाचती है, और हम यही सब बताने बैठे हैं क्योंकि तुम पेपर सेट कर ही नहीं रहे, तुम पूरे दिन रील स्क्रॉल कर रहे हो। कल को तुम ये पूछोगे कि कौन सी हीरोइन है जो ऐसे करके चलती है। कल को तुम पूछोगे कि आज की रात हुस्न के दर्शन किसको हुए थे, और हम बताएंगे तुम्हारी तमन्ना को। फिर ये सब पूछ रहे हो तुम कि लंदन ठुमकता गीत की महिला गायिका कौन है। ये देखिए, ये पूछ रहे हैं, एसएससी पूछ रही है भाई ये, और तुम कहते हो कि कोर्ट इसमें इंटरव्यू ना करे। क्यों ना करे कोर्ट इंटरव्यू भाई? सच में वक्त आ गया है, पता है, इनकी ऐसी तैसी करने का। सच में वक्त आ गया है कि इस चीज के लिए मतलब मजाक बना दिया। एसएससी का क्वेश्चन का लेवल होता है एक अपना, एक गरिमा है उसकी, एक रुतबा है एसएससी के एग्जाम का भाई। कि लोग देने जाते तो एसएससी का एग्जाम दे क्या रहा है भाई, क्वेश्चन तो बहुत टफ होगा। हाँ यार, ऐसी बातें होती हैं जो एसएससी वाली। आप सोचिए, मैं आपको बताऊं, विकास दिव्या कीर्ति सर का एक छोटा सा क्लिप है, यूट्यूब पे आपको मिलेगा कि जो एक आईएएस जब क्वालिफाई करके जाता है, एक आईएएस बन के अधिकारी जाता है, और एक एसएससी सीजीएल का लड़का क्वालिफाई करके जाता है, और दोनों में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करके आया है ना, वो ज़्यादा क्वालिफाइड है। कई बार ऐसा लगता है उनकी, आप वो वीडियो क्लिप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और उस एसएससी का ये बुरा हाल करके रखा है लोगों ने। जब चीटिंग ही करवानी है, क्वेश्चन पेपर लीक ही करवाने हैं, एग्ज़ाम में धांधली ही करवानी है, तो फिर एग्ज़ाम कंडक्ट ही क्यों करवा रहे हो? जिसको आपको नौकरी देनी है दे दो। पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि वैकेंसी घटती जा रही है दिन पर दिन। मतलब आप सोचो, कई सालों से ऐसा हो रहा है कि एसएससी हो, रेलवे हो, अन्य कोई भी सेक्टर हो, स्टाफ तो रिटायर हो रहे हैं भाई। 60 साल पूरा है, उनको पूरा होते ही उनको तो रिटायर कर दे रहे हो आप। लेकिन उनकी जगह पे नया रिक्रूट हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। आप आरटीआई लगा के देख लो, आपको समझ में आएगा किस भाग में कितनी वैकेंसी है। हर जगह आपको वैकेंसीज खाली है, लेकिन कहीं भी नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है दोस्तों। सरकार तो इतने मतलब घटियापने पे आ गई है कि आप सोचो कि हजारों हजार की संख्या में आज के डेट में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जितने हैं वो बंद किए जा रहे हैं। हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए शिक्षा कितनी मुश्किल होने वाली है, इसका अंदाजा अब होने लगा है। उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूल या तो बंद कर दिए गए हैं या आपस में मिला दिए जा रहे हैं। सरकार कहती है कि वहाँ बच्चों की संख्या कम है, लेकिन सच ये है कि ये वही गांव है जहाँ माँ बाप खेतों में काम करके, मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से बच्चों को स्कूल भेज पाते थे। अब वो स्कूल ही बंद किए जा रहे हैं। अब इन बच्चों को मीलों दूर चलकर जाना होगा, और लड़कियों के लिए तो ये रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा। पहले बच्चे शिक्षा से दूर होते थे, लेकिन अब शिक्षा ही उनसे दूर होते जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल किसी मॉल की तरह बनते जा रहे हैं। जितनी बड़ी ब्रांडिंग, उतनी बड़ी फीस, उतनी ही महंगी शिक्षा। जहां पहले स्कूलों में जाति के नाम पर भेदभाव होता था, वहीं आज गरीबी के नाम पर भेदभाव हो रहा है। अब शिक्षा एक अधिकार नहीं, बल्कि सिर्फ अमीरों की जागीर बनती जा रही है। 2019 में भारतीयों ने शिक्षा के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए सिर्फ स्कूलों में खर्च किए हैं, जो कई राज्यों की शिक्षा बजट से भी ज्यादा है। लेकिन इस भारी खर्च के बावजूद देश में बेरोजगारी इतनी है कि डिग्री के बाद भी नौकरी 10-15 हजार की ही मिलती है। सोचिए, जहाँ स्कूल कम और मॉल ज्यादा बन रहे हो, जहाँ शिक्षा ब्रांड बन जाए। और सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर सरकारी स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो गरीब बच्चा पढ़ेगा कहाँ? क्योंकि सरकारी स्कूल में ना तो किसी मंत्री का बच्चा पढ़ता है, ना किसी बिजनेसमैन का।
वहाँ तो वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप दिन भर मजदूरी करके जो कमाते हैं वो रात तक परिवार के खाने में ही खत्म हो जाता है। और आज प्राइवेट स्कूलों की हालत ऐसी है कि गरीब तो दूर की बात, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए भी वहाँ पढ़ाना मुश्किल होता जा रहा है। अगर आज हमने इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई तो जो आज यूपी के गाँव में हो रहा है वही कल आपके गाँव में भी शुरू हो सकता है। क्यों? ताकि आप पढ़ो ही ना। ये जो सवाल पूछना आपको जो सिखाता है संविधान या जो भी आपकी संस्था जो आपको एजुकेशन देती है, वो आप शिक्षा प्राप्त ही ना करो। अगर आप शिक्षा प्राप्त कर जाओगे तो भाई आप तो क्वेश्चन पूछोगे, जाहिर सी बात है। तो ये लोग चाहते हैं कि बस शिक्षा को ही इनसे दूर करो। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, हजारों की संख्या में सोचिए आप गवर्नमेंट स्कूल बंद हो जा रहे हैं और लाखों की संख्या में प्राइवेट स्कूल गली मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे। कहीं प्ले स्कूल, कहीं प्राइमरी स्कूल, कहीं हाई स्कूल, और इनका अलग जलवा होता है। एक प्री नर्सरी के बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आप जाओ, साधारण सा एकदम गांव कस्बे का भी अगर स्कूल होगा ना दोस्त, तो आपको 10,000 रुपये लग जाएंगे लगभग। वहीं अगर आप किसी मेट्रो सिटी में हो, दिल्ली में, मुंबई में, बड़े जो शहर हैं वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई सारे में आप वीडियो पोस्ट देखते होंगे या सोशल मीडिया पोस्ट देखते होंगे, वहाँ 10-10 लाख रुपए की फ़ी होती है प्री नर्सरी की। मतलब माथा फट जाएगा सोच करके। क्या पढ़ाते हैं वो लोग, मतलब क्या दे देते होंगे एजुकेशन में जो हमारे सरकारी स्कूल वाले नहीं दे पाते फ्री फोकट में। मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल से पढ़ करके जितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब में आते हैं उतना प्राइवेट स्कूल में पढ़ के नहीं आ पाते होंगे। सरकारी स्कूल का टीचर क्वालिफाइड होता है भाई, एग्ज़ाम पास करके वो आया हुआ है, उसने टेक्निकल डिग्री ले रखी है। और वो जो आपको प्राइमरी स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है वो इन सब चीज़ों से दूर है, पढ़ा लिखा भी है कि नहीं पता नहीं, मैट्रिक इंटर कितना पास है, और वो आपको पढ़ा रहा है, 2,000-3,000 रुपये की सैलरी उसको मिलती है और उसके ऊपर आप इतना भरोसा करते हैं। लेकिन इसको जो संस्था इस तरह की जो बन रही है, जो इस तरह से जो व्यवस्था खराब हो रही है, इसके पीछे पूरी जिम्मेवारी सरकार की है। ना तो वैकेंसी दे रहे हैं, ना शिक्षकों की, ना और किसी चीज़ की। और बात करेंगे शिक्षा की, हम चले हैं विश्व गुरु बनने, पता नहीं कब विश्व गुरु बनेंगे, और टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। मतलब गरीबों का खून पसीना सारा चूस लिया जा रहा है। मेहनत करके आदमी कमा करके 100 रुपये लेके आ रहा है, 99 रुपये टैक्स में चले जा रहे हैं। 1 रुपये उसके पॉकेट में बचता है, वो घर लेके जाएगा, उससे क्या ही बोलूँ मैं, घर का गुजारा हो जाएगा उसका 1 रुपये में। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। किस चीज़ पे टैक्स नहीं देते हैं आप? हर एक चीज़ जो आप घर में ला रहे हैं बाहर से खरीद करके, खेत में जो आप उपजा रहे हैं उसको छोड़ करके, और खेत में क्या उपजा रहे हैं आप? खेत के लिए जो बीज बिछड़ा लाते हैं आप, उसके लिए भी तो आप बाज़ार से ही खरीद के लाते हैं उसको, उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ता है। हर एक चीज़ पे टैक्स है, उसके बावजूद भी इनकम पे टैक्स है। मतलब हद ही हो गई है भाई। सारी व्यवस्था खराब करके रखी है इस गवर्नमेंट ने। खैर मैं इस पे अगर आगे बोलूँगा तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, बहुत दिमाग में मतलब इतना सारा गुस्सा मतलब भरा हुआ, इतनी सारी बातें चल रही है ना, मैं क्या ही बोलूँ आप। एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए भी मतलब पैसे बचाने के पीछे लगे हुए हैं। अरे इतने पैसे तो आपका बैंक जो है ना, SBI सरकारी बैंक जो है, वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने की पेनाल्टी के रूप में काट लेता होगा भाई। डाटा उठा के देखना यार, हजारों करोड़ रुपए तो उन लोगों ने ऐसे करके कमा लिए होंगे। मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी किसको लगती है भाई? कभी सोचा है? करोड़पतियों को लगती है, अरबपतियों को लगती है, लखपतियों को लगती है? नहीं, गरीबों को लगती है, जिनके खाते में 2,000 रुपये रखने की कैपेसिटी नहीं है। उनके खाते खुलवाए हैं सरकार ने जनधन योजना के तहत।
लाखों करोड़ों की संख्या में एकदम होड़ लगी हुई थी जनधन खाता खोलने के लिए। खाता खुलवा लिए और आज अगर उसमें पैसे नहीं रख रहे हैं उसके लिए पेनल्टी लगेगी आपको। चौथी समस्या, हिडन चार्जेस और फीस। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से ये नाना प्रकार के चार्जेस जो आज मैं सदन में लाया हूं, ये माननीय वित्त मंत्री जी तक पहुंचे, ताकि देश के आम आदमी की जो जेब बैंकिंग सिस्टम काट रहा है, ये उसे पता लगे, ग्राहक को भी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी। पहला, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी। यदि आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो 100 से 600 रुपए प्रति माह बैंक आपका काट लेता है। इस चार्ज को लगाने के बाद बैंकों ने वित्तीय वर्ष 22-23 में 3500 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम से लोगों से वसूले हैं मैडम। दूसरा चार्ज, एक्स्ट्रा एटीएम यूजेज। आपको एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 2 से 3 की मोहलत मिलती है, 2 से 3 की इजाजत मिलती है बैंकों द्वारा। अगर आप चौथा 5वां ट्रांजैक्शन कर लें तो हर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए एटीएम चार्ज आपको देना पड़ता है। इनएक्टिविटी फी 100 से 200 रुपए सालाना, यानी कि अगर बैंक आप बहुत ज्यादा अपना अकाउंट यूज नहीं करते हैं तो बैंक इनएक्टिविटी के नाम पे भी चार्ज लगा देता है। फिर बैंक स्टेटमेंट आप मंगवाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट इशुएंस चार्जेस के नाम पर आपसे 50 से 100 रुपए लेता है। फिर आप कहते हैं हमें एसएमएस अलर्ट के माध्यम से मेरे बैंक के खाते में क्या आ रहा है उसकी जानकारी मिले, तो एसएमएस अलर्ट चार्जेस के नाम पर भी प्रति क्वार्टर 20 से 25 रुपए आपसे लिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे एनईएफटी की तो ट्रांजैक्शन फी भी ली जाती है। जबरदस्ती आपको पहले लोन बेचते हैं और फिर उसके बाद लोन प्रोसेसिंग फी के नाम पर 1 से 3% लोन अमाउंट का काट लेते हैं। और जब आपकी किस्मत ठीक चल रही हो और आप समय से पहले अपना लोन बकाया जो है उसका भुगतान करने बैंक पहुंच जाएं तो लोन प्री क्लोजर चार्जेस, अर्ली पेमेंट पेनल्टी के नाम पर भी बैंक आपसे पैसा वसूलता है। साधारण सा सिग्नेचर बदलवाना हो, नॉमिनी की डिटेल्स बदलवानी हो, उस चेंज पर भी 200 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के नाम पे बैंक आपसे पैसा वसूलता है। और डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर बनाने जाएं तो 100 से 200 रुपए प्रति डिमांड ड्राफ्ट आपसे पैसा वसूलता ही वसूलता है। यानी कि कस्टमर्स की जेब काटी जा रही है और कस्टमर्स को पता भी नहीं लगता कि कितना पैसा बैंक इन नाना प्रकार के चार्जेस के चलते आम आदमी से वसूल रहा है। एटीएम कार्ड ले लिया, 3 बार 4 बार 5 बार ट्रांजैक्शन फ्री है, अगली बार जाओ पैसे लगेंगे। किस बात के पैसे नहीं ले रही है सरकार? कुछ नहीं बोल पाऊंगा दोस्त मैं। हाथ जोड़ करके विनती है सरकार से, आप सभी से जिन तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, आप लोग भी आवाज उठाइए। क्यों नहीं उठाते हैं? एक एक आवाज। मैं कल देख रहा था एकदम एसएससी ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंडिंग में है। आपको ट्विटर पे एक्स जो है अभी वर्तमान वहां पे ट्रेंड कर रहा है एसएससी रिफॉर्म करके। लाखों की संख्या में ट्वीट हुए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से एक सिंगल बयान नहीं आया दोस्तों। मजाक ही तो बना के रखा है लोगों ने सारी व्यवस्था को। छात्रों को तो मतलब कुछ समझते ही नहीं है, पैरों की धूल है। बोलने लायक नहीं हूं मैं, बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं लोगों ने। मतलब अगर कुछ बोलने से फ़र्क पड़ता तो शायद बोलता भी। मैं तो ये इसलिए सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों तक पहुँचे, आप तक ये बात पहुँचे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप लोग भी आवाज़ उठाएं, आप लोग भी इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करके और सोशल मीडिया पे पोस्ट करें ताकि उन तक पहुँचे कि किस लेवल तक गिरी हुई है सरकार की। मतलब किसी का भविष्य बिगाड़ने में इनको मज़ा कितना आ रहा है ये देखें। जगह जगह पे सड़कें कितनी ख़राब है ये कोई नहीं देख रहा, सरकार बनाने भी नहीं जा रही। मतलब आज तक मुझे ये सिस्टम समझ में नहीं आया कि जब सड़क पहले बन जाती है बाद में पाइप डालने का सिस्टम कहाँ से इनको आता है भाई। ऐसी ऐसी योजनाएं निकालते हैं, पैसे बर्बाद करने के पीछे एकदम लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ रिफॉर्म की ज़रूरत है वहाँ नहीं। बहुत सारी बातें हैं, बातें ख़त्म ही नहीं होंगी दोस्तों अगर बात करने पे आ जाए तो। एक अच्छा काम नहीं आपको दिखेगा, कोई उपलब्धि नहीं दिखेगी। अगर है तो आप लोग नीचे लिखिए कमेंट में क्या उपलब्धियां कराई हैं इस सरकार ने। और बाकी आप लोग समझदार हैं, जो आप लोग को अच्छा लगे आप लोग करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मैं यही आग्रह करूँगा कि आप सभी लोग वीडियो बनाएं इस पर,
बताएं सरकार को कि किस किस राज्य में, जहां तक मेरी ये आवाज़ पहुंच रही है, जिस भी स्टेट से आप सुन रहे हैं, अगर वहाँ धांधली हो रही है, वहाँ की परीक्षाओं में धांधली हो रही है, तो आप लोग उसको लेकर के वीडियो बनाएं। सेंट्रल के लिए तो आपको देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बनाइए और शेयर कीजिए और टैग कीजिए गवर्नमेंट को, मोदी जी को, पीएमओ को, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, सबको टैग करिए ताकि उनको भी पता चले कि उन तक कितने ट्वीट्स पहुंच रहे हैं, कितने मैसेज पहुंच रहे हैं। थैंक यू।